हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th की ज्योग्राफी का, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। और हम करने वाले हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता ही है एमसीक्यू करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और हमारे अब एग्जाम के अंदर एमसीक्यू की भरमार आती है, और ये सिर्फ सीबीएसई नहीं, हर बोर्ड के बच्चे के लिए, चाहे किसी भी स्टेट से हो। अगर आपकी बुक है ना जो सेम है, आपको पता ही है, तो उसके एमसीक्यू भी सेम होंगे। सिंपल सीधी बात है। और यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा चैप्टर करवाया है। 100 से ज़्यादा एमसीक्यू अगर आप किसी भी चैप्टर के कर लोगे तो समझ लो वो चैप्टर आपका कंप्लीट है। हो ही नहीं सकता उसमें से कोई एक नंबर का क्वेश्चन आए और आप ना कर पाओ। बस एक छोटी सी एक आपको एडवाइस दूंगा, वो क्वेश्चन सारे टाइप के होने चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है मैं कॉमनली टाइप पे क्वेश्चन वगैरह डालता हूँ। मैक्सिमम बच्चों के है ना जो नॉर्मल वाले एमसीक्यू होते हैं ना वो सही होते हैं, बट जब मैं असर्शन और रीज़न डालता हूँ तो मैक्सिमम बच्चों के गलत होते हैं। जब मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ तो 60 से 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं जी असर्शन और रीज़न? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखे होते, क्योंकि उनको मिलते नहीं है। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को ही नहीं मिलते असर्शन और रीज़न। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रैक्टिस नहीं किए तो गलत होंगे ही होंगे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, मैंने इसके अंदर एमसीक्यू भी अपलोड किए हैं। पीडीएफ थोड़ी सी बड़ी है, तो ये देखो, ये हमारे असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने बुक की पीडीएफ ओपन कर रखी है, ठीक है, और ये मैप वगैरह, ठीक है। तो मतलब यहाँ से निकलने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद एक भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो इस चैप्टर में आपकी छूट जाए, ठीक है। तो चलो जी वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं एक और बात बता दूँ, ये असर्शन और रीज़न, हाँ जी, ये रहा। हमारा एक दूसरा भी चैनल है मेन पॉइंट टेक करके, वहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई के साथ अर्न भी करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी एज का कोई अर्न नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, मेरे से भी ज़्यादा अर्न कर रहा है। तो वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एम आईपीएस आईएएस या ऐसा कुछ होगा, बट उसके लिए भी आपको देखो कहीं ना कहीं पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। चाहे वो आपकी, अगर मान लो आपकी कोचिंग सेंटर से रिलेटेड लगा लो, या अगर आप, क्योंकि देखो थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी आईएएस या सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो, है ना। तो थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ये इंपॉर्टेंट है। कम से कम अपना खर्चा तो आप खुद उठा पाओ, तो इसलिए पहले से स्टार्ट कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है। और मैं बता दूँ, यहाँ पर है ना, मैं कोई भी वीडियो 1-2 मिनट की नहीं बनाता। सारी की सारी जो वीडियो मिलेगी आपको 20-25 मिनट से ज़्यादा की मिलेगी, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चों को कुछ भी नहीं पता इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के मामले में, तो इसीलिए। और यूट्यूब के अलावा भी बताता हूँ मैं, जैसे कि ये देखो, मैंने 9000 कैसे अर्न किए 1 घंटे में ज़ोमैटो के आईपीओ से। ये बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ज़ोमैटो से कैसे किया। मैं एक बात बता दूँ, मेरे इस फ़ोन में ज़ोमैटो की ऐप तक नहीं है, फिर भी मैंने अर्न किया। कैसे किया वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मोबाइल से आप एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम फेस नहीं दिखाना चाहते, हमारा इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हमें, तो आप एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल सकते हो। बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपकी फ़र्स्ट ऑनलाइन अर्निंग, मैं अपनी फ़र्स्ट ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बता दूं, वो जो थी वो मेरी यूट्यूब से नहीं थी। बहुत सारे बच्चों को लगता है यूट्यूब से थी, तो यूट्यूब से मेरी फ़र्स्ट ऑनलाइन अर्निंग नहीं थी। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये बताया कि आप वेबसाइट से कैसे अर्न कर सकते हो। और मैं कुछ टाइम बाद एक ऐसी वीडियो डालने वाला हूँ वहाँ पर, जहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि आप कैसे अपने नोट्स से अर्न कर सकते हो। हर बच्चा नोट्स बनाता है, ठीक है। और ये देखो सुनने में कितना अच्छा लगता है, जो आप बना रहे हो अगर उसी के आपको पैसे मिले तो कितना बढ़िया रहेगा, है ना। मैं बता दूं, मैंने भी अपने नोट से अर्न किया है। ये जो भी चीज़ें मैं इस मेन पॉइंट टेक पे बताता हूँ वो सारी की सारी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो जिस चीज़ के बारे में मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बाकी कर रहे हो बट मैंने नहीं किया, तो मैं उसके बारे में नहीं बताता। जो चीज़ मैंने यूज़ कर रखी है, ठीक है, उसी के बारे में बताता हूँ, ओके। और मैं आपको बता दूं कि साथ में ये क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट, ये सारी की सारी चीज़ें भी, क्योंकि इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, यही फ्यूचर है, ओके। तो चलो जी अपने एमसीक्यू की सीरीज़ करते हैं स्टार्ट। इसको है ना एज अ टेस्ट लेना। अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर रखा है ना, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे एज अ टेस्ट लेना। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो उसका टाइम नीचे बता देना, मतलब कमेंट बॉक्स में। मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलो जी शुरू करते हैं हमारा। तो पहला क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, ये है ना कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, ये एमसीक्यू नहीं है, ये सिर्फ 3 क्वेश्चन है। उसके बाद आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे, बट इनके अंदर से भी एमसीक्यू बन के आ सकते हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासीफाई ईच ऑफ द सिचुएशन एज सफरिंग फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी। यानी ये 4 पॉइंट लिखे हैं ABCD। इसमें से आपको ये बताना है, चारों के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा एरिया वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहा है और कौन सा एरिया वाटर स्कार्सिटी को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रीजन विद द हाई एनुअल रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, हाँ मतलब रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी होगी या वाटर स्कार्सिटी नहीं होगी।
तो ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छी तरीके से बारिश आ रही है वहाँ पर, और वाटर हार्वेस्टिंग अगर वो कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी नहीं है, नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। ठीक है जी। चलो नीचे वाले पॉइंट की बात करते हैं। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन, मतलब जहाँ पर हाई रेनफॉल मतलब बारिश भी ज़्यादा आती है बट पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अब आता है, देखो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है ना, बारिश भी एक टाइम पर कितनी आएगी, बट अगर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो बारिश का पानी है ना एक टाइम पर हमें ऐसा लगने लगेगा यार कम है, तो वाटर स्कार्सिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आप देखो जो रिहायशी इलाका होता है ना, यानी जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर 24 घंटे पानी आता है, बड़े बड़े जो रिच पीपल होते हैं उनके घर पे, बट बाकी उनके साथ में कोई सोसाइटी होती है जहाँ पर बहुत पुअर लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पर पानी नहीं आ रहा होता। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो जहाँ पर हाई एनुअल रेनफॉल है बट अगर वहाँ पर हाई पॉपुलेशन है तो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी वाटर स्कार्सिटी। तो ये जो बी है वो है सफरिंग फ्रॉम दी वाटर स्कार्सिटी। सी की बात करते हैं। रीजन हैविंग दी हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज़ हाईली पॉल्यूटेड, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है बट पानी पॉल्यूटेड है वहाँ पर। ठीक है, तो क्या वो वाटर स्कार्सिटी को फेस करेगा या नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी? इसका आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। डोंट वरी, मैं आगे चल के इसका आंसर बता दूंगा। जो जो क्वेश्चन मैं छुड़वाते जाऊंगा ना वो एंड में जाके कंप्लीट करते जाऊंगा या वीडियो के बीच में कंप्लीट करते जाऊंगा। ठीक है, और डी है रीजन हैविंग दी लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ी कम बारिश आती हो, मतलब बहुत ज़्यादा से थोड़ी कम बारिश आती हो, और जहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो क्या वहाँ पर हमें वाटर स्कार्सिटी देखने के लिए मिलेगी? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल मिलेगी, राजस्थान वाला एरिया देखो वहाँ पर पॉपुलेशन कम है। नहीं, हम उससे भी कम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और बारिश थोड़ी सी ज़्यादा की बात कर रहे हैं। लो रेनफॉल का मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही कम। ठीक है, इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझना। इसमें बोल रखा है लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन। लो पॉपुलेशन का मतलब है कि मान लो 10 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 100 लोग रहते हो, अगर वहाँ पर रेनफॉल हो रही है कम, थोड़ी सी कम, तो वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी पानी को लेकर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखो, बी वाला, हाई एनुअल रेनफॉल और लार्ज पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। पहले वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू के नहीं है, इनमें से भी एमसीक्यू 4-5 बन के आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। इसमें से ए बी सी डी में से, चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमारे जो मल्टीपर्पज़ यानी डैम वगैरह के फेवर में नहीं है? ये आपका एमसीक्यू है। पहला पॉइंट लिखा है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ब्रिंग वाटर टू दोज एरिया विच सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। जो डैम्स है वो उस एरिया में पानी पहुंचाता है जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो फेवर में है। हमें जो नॉट फेवर में है वो बताना है, तो पहला तो नहीं हो सकता। बी की बात करते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड। ये भी बात सही है। जो मल्टीपर्पज़ यानी डैम वगैरह होते हैं वो हमारी जो फ्लड होती है उसको कंट्रोल करने में यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो ये भी फेवर में है, हमको जो नॉट फेवर में है वो बताना है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सी पॉइंट है कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड द लॉस ऑफ लाइवलीहुड। यानी जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसके बनने पर, यानी जब डैम बनते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है, एक जगह से उसको दूसरी जगह हटना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर डैम बनेगा तो एरिया तो साफ़ करना पड़ेगा ना। तो ये बताओ, ये फेवर में है लोग, मतलब मल्टीपर्पज़ जो हमारी रिवर प्रोजेक्ट है उसके फेवर में है या आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट है? तो ऑब्वियस ही बात है अगेंस्ट है, ये तो डैम का एक तरह से नेगेटिव पॉइंट दिखा रहा है ना। तो सी है इसका आंसर, बट हम डी भी पढ़ेंगे। ठीक है, डी मैं क्यों पढ़ रहा हूँ मैं बताऊँगा आपको। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आर इंडस्ट्री एंड होम्स, मतलब जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो क्या करता है, जो डैम्स है वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर के लिए और हमारे होम्स के लिए प्रोवाइड करता है, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ सी है। सी लाइन जो लिखी हुई है वो डैम के अपोजिशन में जाती है। ठीक है, मैंने डी पॉइंट इसलिए पढ़ा क्योंकि याद रखना एग्जाम में सारे पॉइंट पढ़ना। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन लिखा होता है और ए में ही हमें आंसर मिल जाता है, बट हम नीचे के ऑप्शन पढ़ते नहीं, क्या पता वो बी भी सही हो और एंड में लिखा हो कि ए एंड बी, तो इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ना बेसिकली इस लाइन को, ये 4 लाइनें लिखी है, इसको रीराइट करना है। ठीक है, आपको एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, मतलब लाइन, ये वाली लाइन दे देगा और बताएगा कि इनमें से कौन सी लाइन जो है वो सही है।
ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ। मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद द लार्ज एंड द डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन स्टाइल हैव हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। मतलब जब अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब अर्बन एरियाज़ बढ़ा दें और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो पानी का यूटिलाइजेशन होगा। क्या ये बात सही है? पानी का यूटिलाइजेशन होगा? नहीं, पानी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। इसकी जगह क्या होगा? इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। मैंने आपको बताया था जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना आप कह सकते हो इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर प्रॉपर की जगह इम्प्रॉपर आ जाएगा, ये लाइन एकदम सही हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, बी रेगुलेटिंग एंड डैमिंग रिवर डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट फ्लो। ये पॉइंट जो है गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर डज नॉट नहीं आएगा, डज आएगा सिर्फ। एक्चुअली जब डैम बनाया जाता है तो उससे रिवर जो होती है ना उसका नेचुरल फ्लो अफेक्ट होता है, तो इसमें लिखा है डज नॉट, तो नॉट को हटा दो, बात सेम हो जाएगी। सी पॉइंट की बात करते हैं, गुजरात के अंदर क्या हुआ था, साबरमती बेसिन में फार्मर ने कोई एजिटेशन नहीं किया था, तो एक्चुअल में किया था, तो यहाँ पर नॉट को हटा दो, तो ये लाइन एकदम सही हो जाएगी। और उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि जो ज़्यादा प्रायोरिटी है ना अर्बन एरियाज़ को दी जा रही थी, गांव वाले इलाके में पानी को नहीं भेजा जा रहा था, और ख़ासकर ड्रॉट वाले एरिया में, यानी जहां पर बंजर पड़ा हुआ था। डी पॉइंट की बात करते हैं, टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ गेन पॉपुलैरिटी डिस्पाइट हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू इंदिरा गांधी कैनल। मतलब ये इंदिरा गांधी मतलब कैनाल का एक सिस्टम आया है जहाँ पर घर पे ही टैप वाटर मतलब पानी पहुँचा दिया जाता है, तो इससे जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। गलत, घटी है। बहुत सारे आज राजस्थान के इलाकों में हमें रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं देखने के लिए मिलती, क्योंकि उनको पता है घर में पानी आ रहा है नलके से, तो क्या दिक्कत है इंदिरा गांधी कैनाल से, है ना। तो इसमें क्या आएगा कि ये हटा देना, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ आप लिख सकते हो कि जैसे इसमें लिखा है ना गेन पॉपुलैरिटी, तो आप लिख सकते हो डिक्लाइन, ठीक है, डिक्लाइन ड्यू टू दी हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू द इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। आई होप ये वाले आपको क्वेश्चन समझ आ गए हो। अब आते हैं जी मेन क्वेश्चन पे। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ये वाला पूछा था ना मैंने, तो यहाँ पर भी वाटर स्कार्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें वाटर स्कार्सिटी देखने के लिए मिलेगी, तो इसका भी आंसर है सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, क्योंकि रीजन हैविंग हाई रेनफॉल, ज़्यादा बारिश है, बट यहाँ पर पानी पॉल्यूटेड है, तो उस पॉल्यूटेड पानी का तो कोई फ़ायदा नहीं ना। चलो अब आते हैं जी हमारे मेन क्वेश्चन पे, जिनका था आपको इंतज़ार, ठीक है। चलो, वाटर स्कार्सिटी, व्हाट इज़ वाटर स्कार्सिटी? तो वाटर स्कार्सिटी क्या होता है? वाटर स्कार्सिटी इज़ द लैक ऑफ सफिशिएंट अवेलेबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज टू मीट द डिमांड ऑफ द वाटर यूजेज विद इन द रीजन। एक इलाके के अंदर अगर हमें फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है डिमांड्स को पूरा करने के लिए, तो उसको हम वाटर स्कार्सिटी कहते हैं। क्या ये बात सही है? ये सही है, पहला ही आंसर हमारा सही निकल गया, यही करेक्ट है। नीचे वाले ऑप्शन जो है वो आप पढ़ लेना, वो गलत लिखे हुए हैं, वैसे मैं बता दूं, चलो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वाटर स्कार्सिटी इज लैकिंग सफिशिएंट अवेलेबल ओशन वाटर। ओशन वाटर का फ्रेश वाटर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओशन वाटर तो हमारे पास बतेरा है, इतना है कि हम डूब के मर सकते हैं पूरी दुनिया के लोग, तो बी तो नहीं है। सी लिखा है लैकिंग ऑफ सफिशिएंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज टू मीट द डिमांड ऑफ इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, सब यूजेस के लिए, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं आएगा यहाँ पर होम्स या डोमेस्टिक पर्पस भी आएगा, तो सी भी गलत है, ऑल ऑफ दीज भी गलत है, तो इसका आंसर सिर्फ यही है, ठीक है। याद रखना, एग्जाम में सारे पॉइंट पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्स। इसमें से कौन सा फ्रेश वाटर रिसोर्स का सोर्स नहीं है, ठीक है। ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर है, आइस शीट ये भी फ्रेश वाटर है, वो अलग बात है, बर्फ़ जमी हुई है, अवेलेबल नहीं है बट है तो फ्रेश वाटर का ही। रिवर फ्रेश वाटर, ओशन में हमें ओशनिक वाटर मिलता है जो कि फ्रेश वाटर नहीं होता, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है जी, मतलब पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसे डिहाइड्रेशन और भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो जाती है, तो डी, ठीक है। अगर हम ओशन वाटर को यूज़ कर पाते तो कभी भी कोई ये ना बोलता कि पानी की किल्लत है। पानी तो बतेरा है, अर्थ पे आप देखोगे मैक्सिमम जो एरिया है वो ब्लू से मार्क होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ वाटर स्कार्सिटी। इसमें से कौन सा वाटर स्कार्सिटी का रीज़न नहीं है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन है वाटर स्कार्सिटी का रीज़न, एक्सेसिव यूज़ है वाटर स्कार्सिटी का रीज़न, ग्रोइंग पॉपुलेशन ये भी रीज़न है वाटर स्कार्सिटी का, नन ऑफ दीज, यही है आंसर। इसमें ये जब ऊपर के सारे हैं तो नन ऑफ दीज ही होगा इसका आंसर। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर बच्चे मैक्सिमम गलती करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना। हाउ मच फ्रेश वाटर रिजर्व इज अवेलेबल फॉर यूज़, अवेलेबल फॉर यूज़ जो अवेलेबल है हमारे लिए, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। 2.5%, 75%, 25%, 0.5%। इसका आंसर है जी 0.5%। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2.5 है, 2.5 वो है जो अवेलेबल नहीं है तो वो फ्रेश वाटर। अब अगर ग्लेशियर्स में मतलब जमी हुई है बर्फ़ फ्रेश वाटर की, तो वो हमारे लिए यूज़फुल थोड़ी ना है, सिर्फ 0.5% ही हमारे लिए अवेलेबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट अप्रॉक्स %% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, यानी टोटल जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, तो डैश परसेंटेज जो है हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी पानी से बनाई जाती है वो बिजली। 100%, 75%, 22% या 25%। इसका आंसर है जी 22%। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है ना इंडिया में अप्रॉक्स, उसका 22% तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व एंड मैनेज आर वाटर रिसोर्सेज। हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को, जो पानी हमारे पास अवेलेबल है, उसको हमें कंजर्व और मैनेज क्यों करना चाहिए। इससे अगर हम कंजर्व करेंगे और मैनेज करेंगे तो हेल्थ इशू से बच पाएंगे। बात सही है एकदम, ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम वाटर को, मान लो कोई वाटर को अगर ढंग से मैनेज करे तो पानी गंदा नहीं होगा, जिससे हमें फिर डिजीज़ नहीं फैलेगी, तो पहला सही है। टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, सही बात है, पानी रहेगा तो फसलें उगेगी, फूड सिक्योरिटी रहेगी, तो बी भी है। सी की बात करते हैं, प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ अर नेचुरल इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है। नेचुरल जो हमारा इकोसिस्टम है यानी इकोलॉजिकल क्राइसिस, उससे भी हम बच सकते हैं, तो इसका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस इंटेंसिव डैश एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद हमने क्या फेस किया था, मतलब क्या विटनेस किया था, डैश एंड अर्बनाइजेशन। तो डैश पे क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, सर ये तो कुछ भी हो सकता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, आज भी तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम है, और ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ा है ना। पहली बात तो ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया, तो ये डायरेक्टली पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं था। ठीक है, एक्चुअल में देखो क्रिएट वास्ट अपॉर्चुनिटी, जो हमारे लिए अच्छा हुआ था, तो इसमें पॉजिटिव बात लिखनी है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी चीज़ हुई थी जिससे एक्चुअल में लोगों को जॉब मिली, तो इसका आंसर है बी, ऑल ऑफ दीज मत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अ डैश इज़ अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड्स द फ्लो ऑफन क्रिएटिंग द रिजर्वायर लेक एंड इम्पाउंडमेंट। तो क्या कहते हैं उसको, रिवराइन, वाटर डस्ट, डैम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ये पता ही है आपको डेफिनेशन डैम की है। डैम बेसिकली बनाया जाता है, वाटर जो होता है रिवर का उसको रोक देता है, ठीक है, और वहाँ पर एक इम्पाउंडमेंट क्रिएट कर देता है। ठीक है, बुक के अंदर आपने उसकी पिक्चर देखी होगी ना, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट सेकेंड। ये देखो, ये इम्पाउंडमेंट वाला एरिया लेक है जैसा वो क्रिएट कर दिया ना, हाँ जी, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन दी 11वीं सेंचुरी, 11वीं सेंचुरी में डैश लेक, एक लेक थी जो कि उस टाइम की वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक थी जो बिल्ड करी गई थी। तो वो उस लेक का नाम क्या था, दिल्ली लेक, भोपाल लेक, लखनऊ लेक, कर्नाटका लेक। तो उसका नाम है जी भोपाल लेक, और वो आर्टिफिशियल लेक थी। आर्टिफिशियल लेक क्या होती है, जो कि किसी इंसान ने बनाई थी, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो। कुछ लेक ऐसी होती है जो नेचुरली बन जाती है, तो वो आर्टिफिशियल लेक नहीं होती, पर जो इंसानों ने बनाई है वो आर्टिफिशियल लेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे डैम आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरीगेशन बट फॉर, मतलब जो डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, वो सिर्फ इरिगेशन के लिए यानी फसलों की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए फसलों में नहीं बनाए जाते, और भी बहुत सारे पर्पस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिल्कुल सही बात है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने के लिए डैम बनाए जाते हैं, वो हमने देख लिया। उसके बाद है वाटर को डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई करने के लिए ताकि वो यूज़ कर पाए, ये भी बात सही है। फ्लड कंट्रोल करने के लिए, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हीराकुड डैम है ना हमारा, वो कहाँ पर, मतलब हीराकुड डैम की रिवर पूछा है आपसे, तो हीराकुड डैम जो है वो महानदी रिवर पे है। ठीक है, महानदी रिवर कौन सी है, वो हमारी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको पता है ना, जो वेस्ट की तरफ जाती है, ओके। और हमारी ईस्ट फ्लोइंग, चलो मैं बताऊंगा आपको जब हम आएंगे मैप पे। और जो हमारा भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है,
ठीक है, वो बेसिकली कहाँ पर कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? कृष्णा, गोदावरी, सतलुज या महानदी? तो इसका आंसर है जी सतलुज। बेसिकली वो सतलुज और व्यास का जो बेसिन है वो इसी भाखरा नांगल प्रोजेक्ट के ज़रिए ही बना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि डैश जो है वो टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया है। किस चीज़ को उन्होंने टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया बोला था? इंडस्ट्री को, डैम को, एग्रीकल्चर को, स्कूल को? तो उन्होंने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया बोला था। क्यों बोला था ये आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, बेसिकली इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनी पीपल अपोज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बिकॉज, यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं डैम को अपोज करते हैं। ठीक है, कुछ फ़ायदे हैं डैम्स के बट कुछ नुकसान भी है। तो अपोज करते तो क्यों अपोज करते हैं? ए, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग द रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो। ठीक है, कॉजिंग सेडिमेंट फ्लो एंड द एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। इसका मतलब है कि जो डैम बनाए जाते हैं वो नेचुरल फ्लो को अफेक्ट करता है रिवर के। बात सही है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ए सही है हमारा। बी की बात करते हैं, बी भी पढ़ लेते हैं, क्या पता बी भी सही हो, है ना। तो फिर ऐसे साथ मैंने कहा था ना चारों पॉइंट पढ़ने हैं। नेक्स्ट लिखा है कि ऐसे एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट होती है। ठीक है, पुअर हैबिटाट फॉर द रिवर और एक्वेटिक लाइफ, ये बात सही है। जहाँ वो वहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, उनको भी बहुत अफेक्ट होता है। तो बी भी सही है। सी की बात करते हैं, सी लिखा है कि द रिजर्वायर दैट क्रिएट on the flood plains also submerge the existing vegetation or the soil leading to its decomposition over a period of time। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो भी डैम बनाया जाता है तो बहुत सारा एरिया जो है उसे साफ़ करा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी वेजिटेशन वगैरह होती है, वो भी डिकम्पोज जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये भी सही है। तो यानी तीनों सही है, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं किसके? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी डैम के। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश डैम, जो डैश डैम है वो नर्मदा रिवर पे बना हुआ है गुजरात के अंदर। तो कौन सा डैम बना हुआ है? टिहरी डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुड डैम या नन ऑफ दीज? तो सरदार सरोवर जो डैम है वो हमारा नर्मदा रिवर पे बना हुआ है जो कि गुजरात के अंदर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया? हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है? टिहरी डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुड डैम या नन ऑफ दीज? कुछ बच्चे सरदार सरोवर डैम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये वाली डिटेल जो है वो आपकी बुक में आपको इतना डिटेल में नहीं मिलेगी, बट मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो फिर अपना NTSC के लिए प्रिपेयर करते हैं और भी अलग अलग चीज़ों के लिए जाते हैं। कुछ UPSC वाले भी देख रहे होंगे यहाँ पर ये वीडियो, तो उनके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है ये। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन ही होंगे इससे रिलेटेड, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जाते हो कई एग्ज़ाम देने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाईएस्ट डैम जो है हमारा वो टिहरी डैम है, याद रखना। कहाँ पर है? उत्तराखंड, वो हम देखेंगे मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारा टिहरी डैम है वो बेसिकली कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? मतलब जो टिहरी डैम है वो कौन सी रिवर पे है बेसिकली? तो वो भागीरथी रिवर पे है। ठीक है, ना कावेरी पे, ना गंगा पे, ना कृष्णा पे, भागीरथी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया? ठीक है, ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया है ना वो है हमारा ए, कल्लई डैम। ठीक है, अब ये कहाँ पर है? अगर हो सके तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और पूरा लिखना कि कल्लई डैम जो है वो सरी स्टेट में है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसे मेरे लिए फिर मैं सोचूंगा यार ये कहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, है ना, कौन से स्टेट है, एक मतलब क्वेश्चन नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाले ना, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन होगी, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरदार सरोवर डैम जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है इंडिया का। ठीक है, लार्जेस्ट, वन मतलब पूरा लार्जेस्ट नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, बड़ों में से एक है। सबसे बड़ा डैम तो हमने देख लिया ना जी, टिहरी डैम है। तो 4 स्टेट को कवर करता है, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को, और चौथा स्टेट कौन सा है? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? तो आप देखोगे ये चारों स्टेट आसपास है और उसके आसपास हमें राजस्थान ही मिलेगा। पंजाब भी दूर है, हरियाणा भी, दिल्ली भी, तो इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हीराकुड डैम है हमारा वो कहाँ सिचुएटेड है? कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? तो वो है हमारे उड़ीसा के अंदर। ठीक है, टिहरी डैम जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? हमारे उड़ीसा के अंदर तो हमारा हीराकुड डैम था। टिहरी डैम जो है वो मैं ऊपर भी बता चुका था आपको, ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज़ द कलेक्शन एंड द स्टोरेज ऑफ द रेन रेदर देन अलाउइंग टू रन ऑफ। डैश एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि बारिश के पानी को हम कलेक्ट करते हैं और स्टोर कर लेते हैं उस पानी को, ऐसी बहने मतलब बारिश का पानी ऐसी बहे जाए, उससे अच्छा है कि हम उसे स्टोर कर ले, कलेक्ट करके स्टोर कर ले। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बैम्बू ड्रिप इरीगेशन या नन ऑफ दीज?
तो इसका आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बारिश का पानी ही कलेक्ट करते हैं हम, उसको बहे जाने से अच्छा मानते हैं, ठीक है, कि उसको कलेक्ट ही कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिली एरियाज़ में जो माउंटेनियस एरिया होते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, लोग जो है वो डैश बनाते हैं, और ये डैश बनाते हैं ताकि एक तरह से वो इरिगेशन में भी हेल्पफुल हो जाए, है ना। और ये किया जाता है वेस्टर्न हिमालयाज़ में एग्रीकल्चर के लिए। तो हिली एरियाज़ में क्या किया जाता है, अपने लैंड को इरिगेट करने के लिए कुल्स बनाए जाते हैं। कुल्स और गुल्स होते हैं, बड़ा सा एरिया गड्ढा खोद दिया जाता है, वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, फिर उस पानी को एग्रीकल्चर पर्पज़ में यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर ये हिमालय वाले एरिया में होता है, वेस्टर्न हिमालयाज़ वाले एरिया में, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू द रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्टन द सॉइल लाइक द डैश इन जैसलमेर एंड जोहाज इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। बेसिकली है ना, ये होता क्या है, ये आपको जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो वो आप जाकर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में विद हैंड रिटन नोट समझाया मैंने आपको, ठीक है। बेसिकली है ना, ये मैं चाहता तो 2 डैश लगा सकता था, बट ये मैंने आपको समझाने के लिए भी, क्योंकि हमारा मेन मोटिव चैप्टर को कंप्लीट करना भी है, क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्टली MCQ पे आ गए होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि हम MCQ ही कंप्लीट कर ले, है ना। बट आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा टाइम है तो चैप्टर ज़रूर समझ के आना, ठीक है, क्योंकि ऐसे फिर आपको एक अच्छा समझ आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा जी मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता। बेसिकली मैं आपको बता दूँ ये क्या है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि है ना, बेसिकली हमारे जैसलमेर और राजस्थान के कुछ पार्ट में ना एक प्रोसेस अपनाई जाती है जिसमें ना एग्रीकल्चर लैंड जो होता है, खेत, उसके चारों तरफ थोड़ी सी बाउंड्री क्रिएट करी जाती है, दीवारें नहीं, छोटी छोटी बाउंड्री, ताकि जो पानी है ना बारिश का वो वहीं पर रहे, इकट्ठा हो जाए, और वो पानी ज़मीन जो है उसको सोख ले, वो कहीं और ना जा पाए पानी। तो इसमें राजस्थान के जैसलमेर में इस चीज़ को क्या कहा जाता है, खादिन, हमारा खालिद, लादिन या नन ऑफ दीज। तो इसको बेसिकली खादिन्स कहा जाता है, और दूसरे राजस्थान के अदर पार्ट में जोहाज कहा जाता है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेन वाटर और डैश वॉज कॉमनली रेफर टू इन दीज पार्ट्स इज़ कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। तो जो बारिश का पानी है उसको और किस नाम से जाना जाता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, नेचुरल वाटर माना जाता है? पानी, नॉर्मल पानी, पलार पानी, फ़िल्टर वाटर या नन ऑफ दिस। फ़िल्टर वाटर बारिश का पानी तो होगा नहीं, पानी तो नॉर्मल वर्ड है, तो इसका पुलर पानी कहा जाता है, ठीक है, पलर पानी, पुलर पानी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान में क्या होता है? सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रेन वाटर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कम हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि जो पानी है वो अवेलेबल हो जाता है एक कैनाल से, ठीक है। राजस्थान के बहुत सारे एरिया में आज आप देखोगे, अगर आप कभी जाओ तो आप देखोगे कि अब आपको रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं देखने के लिए मिलती इतनी ज़्यादा। पहले बहुत ज़्यादा होती थी राजस्थान में, अब बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि बेसिकली कैनाल सिस्टम आ गया। उस कैनाल सिस्टम का नाम क्या है, ठीक है, वो आपको बताना है। गांधी कैनाल सिस्टम, इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम, जवाहरलाल नेहरू कैनाल सिस्टम या राजीव गांधी? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम। उसके थ्रू है ना पानी घर पे पहुंचा दिया जाता है, वो पाइप वगैरह वाला सिस्टम, टैप वाटर आ गया है। तो फिर लोग समझते हैं कि यार रेन वाटर, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की हमें क्या ज़रूरत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश जो है वो पहला स्टेट बना इंडिया का जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर था हर घर के लिए कंपलसरी कर दिया और लीगल प्रोविज़न बना दिए। अगर किसी ने नहीं बनाया तो पकड़ लिया जाएगा उसको, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट में किया गया? राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा या तमिलनाडु? मैक्सिमम बच्चे जो है इसका गलत आंसर करेंगे, अगर उन्होंने चैप्टर नहीं समझा होगा वो बोलेंगे सर राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में पानी की किल्लत है। ये बात जो है पानी की किल्लत सिर्फ राजस्थान में है, ये बात नहीं है, ठीक है। अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली सिर्फ राजस्थान एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर पानी की किल्लत है, बहुत और भी अलग इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ आ जाती है ना, वहाँ पर भी पानी की किल्लत है। अब ये क्या है ये आप चैप्टर समझना पड़ेगा इसके लिए। बेसिकली मैं बता दूँ इसका आंसर है तमिलनाडु। पहला स्टेट बना था जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर कंपलसरी करा था सारे हाउसेज़ के लिए अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है? मेनली मणिपुर में, मेघालय में, असम में, तमिलनाडु में। तो इसका आंसर है जी मेघालय, ठीक है। मेघालय में वो है यूज़ किया जाता है बैम्बू ड्रिप सिस्टम। और यहाँ पर क्या होता है कि ये 200 सालों से, मतलब 200 साल पुरानी प्रथा चल रही है ये, ठीक है। पिक्चर भी दिखाऊंगा, बुक के अंदर भी इसकी पिक्चर दे रखी है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ द वाटर ऑन
ऑन अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नोन एज, जो पानी है वो क्या होता है, जो वाटर होता है आपको पता है एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। तो रेन्यूएबल रिसोर्स बनता है तो इस प्रोसेस को क्या कहता है, जिसमें ना पानी है वो अबव दी, मतलब पानी पहले भाप बनता है, ऊपर जाता है, फिर बारिश प्रेसिपिटेशन होती है, फिर नीचे आता है, और ऐसे प्रोसेस चलती रहती है, तो उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल, ए एंड बी, एंड नन ऑफ दीज। इसका आंसर है बेसिकली ए एंड बी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या कुछ बच्चे सिर्फ वाटर साइकिल बोलेंगे, ये दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही वर्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी एंड सी, मतलब सी है ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया का जो है वो रैंक कितना है, मतलब इंडिया जो है मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल प्रेसिपिटेशन में यानी ग्लोबल बारिश में कितना रैंक है उसका, मैं आपको बता दूं इंडिया का 133 रैंक है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इतनी पीछे, बहुत सही है, हम बहुत ज़्यादा सही हैं, बहुत दूसरी कंट्रियों के मुकाबले हमारी हालत बहुत सही है। पूरे वर्ल्ड में से 4% जो बारिश होती है वो हमारे इंडिया में होती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वाटर स्कार्सिटी नहीं है इंडिया में, बट बहुत अफ्रीका के देशों से तो बहुत अच्छी हालत है हमारी, ठीक है। तो थैंकफुल होना चाहिए भगवान का कि हम भारत देश के हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेम द स्टेट वेयर ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज फ्लो टंका सिस्टम फॉलो, ठीक है। मतलब ज़्यादातर ऐसे जो स्टेट होते हैं, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर टंका सिस्टम फॉलो होता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। तो वो जो पानी सेव करा जाता है ना, वो छतों पे रेन वाटर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पानी फिर पाइपों के द्वारा, पीवीसी पाइपों के द्वारा नीचे टंकी में जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ग्राउंड वाटर टंका होता है, तो उसी को कहता है टंका सिस्टम, जो राजस्थान में फॉलो होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन डैश अ रिमोट बैकवर्ड विलेज, एक बैकवर्ड विलेज है, बेसिकली रिमोट बैकवर्ड विलेज है हमारे कर्नाटका के अंदर, जहाँ पर 200 से ज़्यादा हाउस होल्ड ने क्या किया था, पानी को सेव किया था, ठीक है। और हर घर ने 5000 लीटर जो है वो एनुअली सेव किया था, तो मतलब 1 लाख जो लीटर है उन्होंने पानी एनुअली सेव किया था। तो ये बेसिकली कौन से एरिया की बात हो रही है, कौन सा रिमोट विलेज है वो जहाँ पर ये फॉलो किया गया था। देखो कर्नाटका के है, ठीक है। नागपुर तो भूल ही जाओ आप, वैसे ये इसका कॉमन सेंस है भी, आप आंसर दे सकते हो। अजमेर का है राजस्थान, कोंकण रीजन महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, इसका आंसर है वैसे गेंदाधुर, ठीक है। तो गेंदाधुर याद रखना, वैसे तो अगर ना हो तो कॉमन सेंस, देखो कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन मेथड है ना, आप अगर आपको आंसर नहीं भी आता ना तब भी आप आंसर कर पाओगे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके, कि जो हो ही नहीं सकता वो निकाल दो। अब इसके लिए ऑब्वियसली बात है आपको इंडिया के कुछ ना कुछ स्टेट तो थोड़े बहुत पता होना चाहिए। नागपुर और अजमेर तो आपको पता ही होगा, अजमेर तो राजस्थान बहुत मशहूर है, नागपुर भी, ठीक है। कोंकण रीजन भी मशहूर है, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो वो पेस्टलिस इन दी मॉडर्न वर्ल्ड वाला चैप्टर, तो कोंकण रीजन पता होगा आपको, वो पेस्टलिस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इरीगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन विथ फार्मर शिफ्टिंग टू दी वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप, water intensive and commercial crop that this has great ecological consequences like dash of the soil। जो हमारे फार्मर जी हैं, अच्छी इरीगेशन फैसिलिटी होने की वजह से अब उन्होंने वाटर इंटेंसिव क्रॉप और हमारी कमर्शियल क्रॉप की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि अच्छी बात है, उनकी इनकम अच्छी हो रही है। बट इससे एक प्रॉब्लम हो रही है, लॉन्ग टर्म में जो सॉइल है उसकी बेसिकली उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसी को हम सैलिनेशन कहते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो सॉइल होती है ना उसमें थोड़ा सा सॉल्ट स्ट्रक्चर मतलब कंटेंट थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो फिर डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है ना। वाटर लॉगिंग वाला पढ़ा था ना अपने चैप्टर 1 में, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हमने वाटर लॉगिंग देखा था, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, वही है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2-3 क्वेश्चन के बाद अपने असर्शन रीज़न आने वाले हैं, तो करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेट है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, स्टेट नहीं सॉरी एरिया, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हाईएस्ट रेनफॉल इन दी वर्ल्ड, तो वो मैसनराम है, पता ही है आपको, 9th में भी पढ़ा था अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्यूरिंग हुज रीन, मतलब आप कह सकते हो कि किस पर्सन के रीन के अंदर डैम्स वगैरह, लेक वगैरह, इरीगेशन सिस्टम वगैरह बहुत एक्सटेंसिवली बिल्ड किए गए थे, अपने अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य जी, अकबर या बुद्धा जी। तो इसका आंसर है जी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बहुत ज़्यादा बिल्ड किए गए थे, ठीक है। क्या वैसे मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्हीं के मतलब एंसेस्ट्री से हैं हमारे अशोका भी, ठीक है। बेसिकली इन्होंने ना शांति का रास्ता अपना लिया था, एक बहुत
शूरवीर थे ये, बट इन्होंने फिर लड़ाई लड़ना छोड़ दिया था। अगर आपको पता है तो आप मेरे को बताना, अगर कोई यूपीएससी वाला देख रहा है तो उन्होंने पढ़ा होगा अशोका के बारे में हिस्ट्री में क्लास 11-12 में, तो बताना अगर उन्हें पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थ का जो डैश है वो कवर्ड है, डैश सरफेस जो है वो अर्थ का वो कवर्ड है वाटर से, कितना 3/4, 2/4, 3/5 या हाफ, तो 3/4 है इसका आंसर। ऑलमोस्ट 3/4 जो है वाटर वो मतलब कवर करता है हमारे अर्थ के सरफेस को। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो आगे जी, आगे हमारे असर्शन और रीज़न आ गए। अब बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि असर्शन और रीज़न में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। बेसिकली पहले असर्शन और रीज़न होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा फीवर हो रहा है तो ऐसी आवाज़ आपको सुनने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो देखो, असर्शन और रीज़न कुछ नहीं होता दोस्त, बस दो लाइनें लिखी होती है, एक असर्शन के सामने एक लाइन लिखी होती है, एक रीज़न के सामने लाइन लिखी हुई होती है, ठीक है। असर्शन की लाइन को सबसे पहले रीड करना है, आपको देखना है सही लिखी हुई है गलत लिखी हुई है। रीज़न की लाइन को देखना है सही लिखी हुई है गलत लिखी है। अगर दोनों लाइनें गलत हैं तो बोथ आर फॉल्स। अगर असर्शन सही है रीज़न गलत है तो असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। अगर असर्शन सही है और रीज़न गलत है तो असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। या अगर मान लो रीज़न सही है असर्शन गलत है तो असर्शन इज़ फॉल्स बट द रीज़न इज़ ट्रू। अगर दोनों ही सही है तब गेम समझना, जब दोनों ही सही होता है तो हम ढूंढते हैं जी कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन ढूंढते हैं हम। तो बेसिकली इनमें कनेक्शन ये ढूंढते हैं कि दोनों का आपस में कोई लेना देना है या नहीं है। अगर दोनों का आपस में लेना देना होगा तो बोथ आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और दोनों का अगर आपस में लेना देना नहीं होगा, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो इसका आंसर होगा कि बोथ आर ट्रू बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। समझाता हूँ। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम डैम एज द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने डैम को बोला था कि वो टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया है, ठीक है। तो यानी हमारा असर्शन सही है, एकदम करेक्ट है, ओके। रीज़न की बात करते हैं। रीज़न लिखा हुआ है द रीज़न बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेट हमारे डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। तो जो डैम बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं हमारे एग्रीकल्चर में, हमारी इकोनॉमी में, विलेज की रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में और अर्बन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, दोनों सही हो गए अपन के। अब ये देखो इन दोनों में कनेक्शन है या नहीं है। अगर आपको कभी कनेक्शन चेक करना हो ना दोस्त, दोनों को एक ही लाइन में पढ़ दो। मैं समझाता हूँ कैसे। जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे डैम्स को टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया कहा था क्योंकि जो डैम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, हमारी विलेज इकोनॉमी के लिए, हमारे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एंड द ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी के लिए। तो बिल्कुल सही बैठ रहा है जी सीन। तो इसका आंसर क्या होगा कि बोथ आर ट्रू, असर्शन एंड रीज़न, ये लिखा असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर दोनों का आपस में लेना देना नहीं होता ना तो आंसर ई होता, बट अभी डी है, ठीक है। आगे समझ आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। असर्शन रीड करो। असर्शन लिखा हुआ है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द ओनली रीज़न ऑफ वाटर स्कार्सिटी। क्या ये बात सही है? ये बात सही होती है अगर ओनली ना लिखा होता तो, ठीक है। ग्रोइंग पॉपुलेशन ओनली रीज़न नहीं है वाटर स्कार्सिटी का, और भी बहुत ज़्यादा रीज़न है, तो इसका मतलब है हमारा असर्शन गलत है। अगर ओनली नहीं होता तो सही होता, ठीक है ना दोस्त, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। बट यहाँ ओनली लिखा है तो हमारा पॉइंट गलत है, तो यानी असर्शन जो है वो फॉल्स है। रीज़न पे आते हैं। डैम आर रेफर टू बी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। क्या ये बात सही है? बात सही है, डैम को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को डैम भी कहा, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा असर्शन फॉल्स, रीज़न ट्रू। तो अब देखो जी, असर्शन इज़ रॉन्ग बट द रीज़न इज़ करेक्ट, तो इसका आंसर होगा ये भी। क्लियर हुआ ना दोस्त? अच्छी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, असर्शन लिखा हुआ है कि वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो वाटर है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब रीज़न की बात करते हैं। रीज़न लिखा हुआ है कि फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ एंड द ग्राउंड वाटर दैट इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग रिन्यूड। इसका मतलब है जो फ्रेश वाटर है हमारा वो ज़्यादातर हमें नदियों से, बहते हुए पानी से मिलता है, जो नदी होती है उससे मिलता है, या ग्राउंड वाटर से मिलता है, जो बार बार रिन्यू होता रहता है, रिन्यू होता रहता है। तो सही तो बात है। तो
तो यानी रीज़न भी हमारा सही है। अब दोनों का आपस में लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। कैसे? एक लाइन में पढ़ता हूँ। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि फ्रेश वाटर जो होता है हमें रन ऑफ रिवर से मिलता है या ग्राउंड वाटर से मिलता है, जो कि बार बार रिन्यू होता रहता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सही और दोनों का आपस में लेना देना है, तो आंसर होगा अपना डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अजर्शन लिखा हुआ है कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। सही बात है, 3/4 जो है वो अर्थ का कवर्ड है वाटर से। ठीक है, चलो ऊपर की लाइन तो एकदम सही लिखी हुई है। रीज़न पढ़ते हैं। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस सॉरी, इंडिया ने विटनेस किया था इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जिससे बहुत ज़्यादा वास्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी लोगों के लिए। क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है। जब पोस्ट आज़ादी के बाद है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ था और अर्बनाइजेशन भी हुआ था, जिससे लोगों को जॉब वगैरह मिली थी। क्या लाइन सही है? ये भी सही है। तो यानी असर्शन और रीज़न सही है। क्या दोनों का आपस में लेना देना है? बिल्कुल नहीं। देखो मैं समझाता हूँ। पूरे अर्थ का 3/4 जो एरिया है वो वाटर से कवर है, क्योंकि इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन किया था, जिससे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी। अर्थ के 3/4 वाटर, मतलब अर्थ का 3/4 ऑफ सरफेस वाटर से कवर होने का इंडिया के इंडिपेंडेंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या लेना देना, है ना। तो कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि दोनों सही तो है बट दोनों का आपस में लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है आंसर होगा अपना ई। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन लिखा हुआ है कि टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 35% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। क्या लाइन सही है? ये लाइन सही होती है अगर 35 की जगह 22 लिखा होता, तो मतलब अभी ये लाइन गलत है, तो असर्शन जो है हमारा गलत है। रीज़न रीड करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम डैम इज़ द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया। सही बात लिखी हुई है, तो हमारा असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, तो इसका आंसर होगा बी। असर्शन इज़ रॉन्ग बट द रीज़न इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरदार सरोवर जो डैम है हमारा, वो नर्मदा रिवर पे बिल्ड किया गया है, जो कि गुजरात के अंदर है। क्या लाइन सही है? ये लाइन एकदम सही है। ठीक है, चलो रीज़न रीड करते हैं। जो हिली एरियाज़ होते हैं, माउंटेनियस एरिया होते हैं, उसमें क्या किया जाता है कि गुल्स और कुल्स बनाए जाते हैं। बेसिकली ये ज़्यादातर होता है हमारा वेस्टर्न हिमालयस में एग्रीकल्चर के लिए। क्या ये बात सही है? ये लाइन भी सही है बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये तो आप नॉर्मली भी बता सकते हो। गुजरात का माउंटेनियस और हिली एरिया से कोई लेना देना नहीं है वैसे भी, तो इसका आंसर क्या होगा कि बोथ आर ट्रू। सही तो दोनों हैं बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बोथ आर ट्रू, ए असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए का मतलब असर्शन, आर का मतलब रीजन, बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलो अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा कि असर्शन लिखा हुआ है कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान। मतलब जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है वो ज़्यादातर हमारे राजस्थान में देखने के लिए मिलती है, ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए। बात सही है, एकदम सही है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान में होती है, पर्टिकुलरली ज़्यादातर हमें कॉमनली देखने के लिए मिलती, आज तो नहीं बट देखने के लिए मिलती थी, आज भी होता है। मैक्सिमम आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा आज भी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राजस्थान के बहुत वाले, यानी वेस्टर्न राजस्थान में तो खासकर, जहाँ बिल्कुल ही डेजर्ट वाला है ना। अब बात करते हैं जी रीज़न पे। रीज़न लिखा हुआ है कि इन दी फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इन्यूडेशन चैनल्स टू इरीगेट देयर लैंड। मतलब वो है ना, बंगाल में जो बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के पानी को मतलब स्टोर करके, वाटर को स्टोर करके वो वहाँ पर, कहाँ पर, इरीगेटेड लैंड जो होते हैं हमारे, है ना, जहाँ पर खेती वगैरह होती है वहाँ पर भी जाता है। क्या लाइन सही है? अभी लाइन सही है। लाइन तो दोनों सही है बट दोनों का बस में कोई लेना देना नहीं है। आप देखो नाम से आपको पता चल रहा है, ऊपर बात हो रही राजस्थान की, नीचे बंगाल की, क्या लेना देना है ना, क्या लेना देना। ऊपर पानी की किल्लत से वाटर स्टोर कर रहे हैं, नीचे फ्लड वाटर को चैनलाइज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो सही तो दोनों है बट दोनों का आपस में लेना देना नहीं है, इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। असर्शन लिखा हुआ है कि इन मेघालय में क्या होता है, एक 200 साल पुराना एक सिस्टम चल रहा है, टैपिंग स्ट्रीम एंड दी वाटर एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग दी बैम्बू पाइप से प्रेवेलेंट, मतलब एक तरह से प्रेवेलेंट है, यानी हमें 200 साल पुरानी एक सिस्टम देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर? अपने मेघालय में,
इसी को ही हम बैम्बू ड्रिप सिस्टम कहते हैं, पता ही है आपको, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो बिल्कुल ही ये बात सही है आदर्शन, सही है, होता है ना। रीज़न लिखा हुआ है कि बैम्बू ड्रिप सिस्टम जो होता है, इरिगेशन सिस्टम लिख सकते हो आप, वाइडली यूज होता है हमारे राजस्थान में, नहीं मेघालय में, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है बट द रीज़न इज़ फॉल्स, तो असर्शन इज़ करेक्ट बट द रीज़न इज़ रॉन्ग, ठीक है जी, या फॉल्स, एक ही बात है। चलो अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14th सेंचुरी में हौस खास जो था दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया था, और हौस खास में एक टैंक था, हौस खास में दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, जो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था सप्लाई करने के लिए, उस हौस खास वाले पानी को सप्लाई करने के लिए, कहाँ पर, अपने ताजमहल में। गलत है, ताजमहल लिया था, श्री फोर्ट एरिया था वो। चैप्टर पढ़ा होगा आपने, चैप्टर हमने जब कवर करा था तब करा होगा, तो बहुत अच्छे से पता होगा इसका आंसर है। तो ये तो गलत हो गया, वैसे गलत है, अगर यहाँ पर श्री फोर्ट एरिया लिखा होता तो सही होता, तो यानी ये तो गलत है। रीज़न रीड करते हैं कि इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वॉज बिल्ट, की गई थी, बिल्कुल की गई थी। तो इसका मतलब है कि हमारा असर्शन फॉल्स है, रीज़न करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा बी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स, बिल्कुल वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, तो असर्शन तो ट्रू है। रीज़न रीड करते हैं। आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो दैट द एंशिएंट टाइम वी हैव कंस्ट्रक्टेड सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम, बिल्ड ऑफ स्टोन रूबल्स, रिजर्वायर और लेक, ठीक है, एम्बैंकमेंट एंड द कैनल्स फॉर इरीगेशन। क्या बात सही है? ये बात भी सही है। हमने आर्कोलॉजिकल एविडेंस से पता चला, यानी पुराने जो शोधकर्ता थे, पुरातत्वविद, हिंदी देख रहे हो मेरी, तो जो पुरातत्वविद थे उन्होंने ये बताया था कि एंशिएंट टाइम में भी हमने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वगैरह और ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डैम वगैरह बनाए थे। जैसे अभी हमने आर्टिफिशियल लेक की बात करी थी ना, भोपाल लेक की, तो ये बिल्ड किए थे। बात तो सही है बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि हमने पुराने ज़माने में डैम वगैरह क्रिएट किए थे, ये क्या मतलब है? तो दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बोले तो होगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है बस आपके लिए, पूरा एक सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया। क्वेश्चन क्या है कि डैश एंड डैश मूवमेंट लॉन्च किया गया था अगेंस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। आपकी बुक के अंदर दो हमारे मूवमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, दो मूवमेंट लिखे हैं, मतलब डैम्स के अगेंस्ट, अलग अलग डैम्स के अगेंस्ट है ना मूवमेंट चलाए गए थे, तो दो के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको वो दो के नाम बताने हैं आपको मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ मेन पॉइंट टेक। मेन पॉइंट टेक के अलावा भी हमारा एक चैनल है यूनिक वर्ल्ड करके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप, ठीक है। और मेन पॉइंट गेमिंग है, मन करे तो कभी कभी आ जाना, मैं भी बहुत कम वीडियो डालता हूँ, टाइम नहीं मिलता है ना। एक दो तीन वीडियो स्टूडेंट के साथ भी है, तो आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद ये मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। और ये भरत कुमार खोर वाला है, व्लॉगिंग चैनल है, कुछ डाला नहीं है बट जल्दी उस पर अपलोड करूँगा, ठीक है। एंड जितना भी आपने सपोर्ट किया ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आज 75,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और जब स्टार्ट किया था तो ये भी विश्वास नहीं था कि 75 भी सब्सक्राइब करेंगे लोग या नहीं करेंगे, बट ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से हुआ है, ठीक है। जो बच्चे 9th में थे वो 10th में आ गए, 10th से वो 11th में चले गए, आज आप 9th से 10th में आए हो, तो आई होप जितना सपोर्ट आगे वाले बच्चों ने किया आप भी करो, और उससे ज़्यादा ही करोगे, मेरे को पूरा विश्वास है। तो वीडियो को शेयर करना, और देखो चैप्टर को अच्छा से समझना, ठीक है। बाकी अब सबको आपके चैप्टर मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है मेरी तरफ से। अगर आप बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम में ऐसी वीडियो देखते हो तो ट्राई करें करो यार, पहले देखो, वो ज़्यादा बेटर रहते हैं, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे इंस्टाग्राम को और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, बाद में फिर आप बोलोगे कि सर नोट्स वगैरह का क्या सिस्टम है। और इतना आप रुके हो तो मैं आपको बता दूं, mainpointstudy.in एक वेबसाइट है जो क्रिएट करी है सिर्फ आप ही के जैसे बच्चों के लिए। वहाँ पर आपको डायरेक्टली जो ये MCQ है वो मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।